इन आवर लास्ट क्लास कि सर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है, एक तो हो जाता है एंटीसिपेटरी ब्रीच और एक हो जाता है एक्चुअल ब्रीच। सर इंपॉर्टेंट बात क्या है एंटीसिपेटरी ब्रीच में, जो एंटीसिपेटरी ब्रीच वाली डेट जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस डेट 30th थी, लेकिन हमने 25th को ही मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को मना कर दिया, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। तो 20 इनके पास में ऑप्शन है, मान ले वे एंटीसिपेटरी ब्रीच 25 को ही, मान ले वे 30 नहीं, एक्चुअल में 30 को होगी, 30 तक वेट करूंगा। ठीक है, तो सर इधर एंटीसिपेटरी ब्रीच माना है तो 25 तारीख को जो मार्केट प्राइस है उसमें से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस करके जो भी लॉस है वो डिमांड कर सकते हैं। और एक्चुअल ब्रीच माना है तो तीन बातें होंगी सर। सबसे पहली बात कि सर 30 तारीख तक वेट करेंगे। दूसरी बात क्या होगी कि सर यदि 30 तारीख तक वेट करेंगे परफॉर्मेंस का और सामने वाले ने परफॉर्मेंस दे दी, तो सर उनको सही तरीके से दे दी तो उनको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तीसरी बात कि सर उसने परफॉर्मेंस नहीं दी तो ब्रीच हो गया एक्चुअल डेट को। तो सर जो 30 तारीख को मार्केट प्राइस थी उसमें से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस करके जो भी लॉस है वो वसूल सकते हैं। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि सर यदि इस दौरान 25 को उसने मिस्टर एक्स ने मना कर दिया नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वाई ने बोला मैं तो 30th तक वेट करूंगा, क्या पता तू कर दे। सर इस दौरान यदि कोई ऐसा इवेंट हो जाता है कि सर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लड्स आ गई, रास्ता टूट गया वगैरह वगैरह, ऐसा जो कल एग्जांपल बताया था, तो सर मिस्टर एक्स वुड बी रिलीव्ड फ्रॉम, अब उसे कोई भी डैमेज वगैरह कुछ नहीं, लॉस कुछ नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में अब परफॉर्मेंस नहीं दी जा सकती, तो ये रिस्क लिया है मिस्टर वाई ने। ये नटशेल में कल अपन ने पढ़ा था। आई होप सबको समझ में आ गया। बोलो जी, है ना? समराइज कर लिया? कितनी देर लगी रे? कितनी देर लगी? 2 मिनट। तुम लिख भी लोगे इसको कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट। यही तो पॉइंट्स थे बस। ठीक है, फिर अपन ने एंटिसिपेटरी ब्रीच को डिटेल में पढ़ लिया था। अब अपन जो है ये नेक्स्ट पार्ट जो है इसका एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये देखना चालू करते हैं, इसकी थोड़ी और डिटेल्स देखना चालू करते हैं। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सर एक्चुअल ब्रीच जो है वो दो तरीके से में से कोई भी एक तरीके से हो सकता है। सही में एक्चुअल ब्रीच जो है वो दो तरीकों में से कोई भी एक तरीके से हो सकता है। कौन कौन से तरीके करण फारिया पढ़ना भाई? कौन कौन से तरीके? First, breach at the time when the performance of contract is due. ब्रीच एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू। सर 30 तारीख को परफॉर्मेंस का टाइम था, ड्यू हो गया, 30 तारीख हो गई और उसने मिस्टर एक्स ने परफॉर्म नहीं किया, तो सर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू सही में एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सही में एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सर 30 तारीख को परफॉर्मेंस देनी थी, 30 तारीख को उसने नहीं दी, एक्चुअल टाइम पे नहीं दी, एक्चुअल ब्रीच हो गया। सेकंड पॉइंट पढ़ भाई। Breach of contract during the performance of the contract. अरे ये देखो, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बोला मैं आपको 7 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख, 28 तारीख और बस ये 4 तारीख को मैं हर तारीख को 1000 पेयर ऑफ शूज आपको बना के दूंगा। हर तारीख को मैं 1000 पेयर ऑफ शूज आपको बना के दूंगा। ठीक है सर, टोटल 4000 पेयर ऑफ शूज बना के दूंगा और आप मेरे को उसका पेमेंट करेंगे। सर 7 तारीख को परफॉर्म कर दिया, 14 तारीख को परफॉर्म कर दिया, लेकिन इसके बाद में ब्रीच कर दिया, इसके बाद में 21 को परफॉर्म नहीं किया। सर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस उन्होंने ब्रीच कर दिया, परफॉर्मेंस देते देते उसको ब्रीच कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। तो एक्स और ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, सर परफॉर्मेंस दे रहे हैं उस दौरान भी नहीं दिया, सो ब्रीच एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इस सॉरी इन दो तरीकों से एक्चुअल ब्रीच हो सकता है। ठीक है, और ये दोनों एग्जांपल्स आप पढ़ लोगे, इसमें टाइम खराब नहीं करते हैं।
Now let's study further about actual breach of contract when the performance is due. यानी कि जो फर्स्ट पॉइंट था ना 30 तारीख वाला, सर उससे रिलेटेड कुछ बातें पढ़ते हैं, पढ़ भाई। According According to Section 55, when a party to a contract promises to do certain thing at or before the specified date and fails to do it at or before the specified time, the contract or so much of it as has not been performed becomes voidable at the option of the promisee. If the intention of the parties was that time should be of the essence of the contract. सर अपन ने सेक्शन 55 पहले पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है? सेक्शन 55 पढ़ा हुआ है सर, कहाँ पढ़ा हुआ है? टाइम एज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला जब पॉइंट था वो सेक्शन 55 ही था। टाइम एज एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को टाइम लिमिट के अंदर अंदर पूरा करना जरूरी है। जैसे 30 तारीख बोल दी तो 30 तारीख को परफॉर्मेंस देनी है। यस, अपन ने पढ़ा था ना सेक्शन 55 का पैरा 1 और पैरा 3 जो है वो तो है व्हेन टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर परफॉर्म नहीं किया गया है तो फिर अब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। मिस्टर वाई के ऑप्शन पे वो चाहें तो एक्सेप्ट करें, चाहें तो रिजेक्ट करें। बोला था या नहीं बोला था लेट परफॉर्मेंस को? और सेक्शन 55 पैरा 2 क्या था कि सर टाइम इज नॉट ऑफ द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। टाइम भले ही मेंशन कर दिया है पर वो इतना जरूरी है ही नहीं। तो क्या लेट परफॉर्मेंस दिया है तो क्या उस पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा? नहीं सर, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। हाँ, डैमेजेस वगैरह हुए हैं तो वो वसूल लो, बस इतना। ये अपन ने पढ़ा हुआ है सेक्शन 55 पैरा 1 और 3, जब टाइम असेंशियल होता है टुवर्ड्स परफॉर्मेंस और जब टाइम असेंशियल नहीं होता है टुवर्ड्स परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये तो पढ़ी हुई बात आप अपन वापस रिवाइज कर रहे हैं। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द परफॉर्मेंस इज ड्यू ऑन 30th फॉर एग्जाम्पल, और पार्टीज का इंटेंशन भी है कि 30 तारीख को परफॉर्मेंस होनी चाहिए। So according to section 55, when a party to a contract promises to do certain thing at or before the specified date, जो भी specified date है उस पे या उस तारीख से पहले वो करने का वादा करती है, 30 तारीख या 30 तारीख से पहले वादा किया है उसने, एंड फेल्स टू डू इट बिफोर एट और बिफोर द स्पेसिफाइड टाइम, और सर वो फेल हो जाती है, वो 30 तारीख या उससे पहले नहीं करती है द कॉन्ट्रैक्ट, या तो वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट या फिर उसमें से जितना एज एज नॉट बीन परफॉर्म, जितना काम अभी तक किया नहीं गया है। 7 तारीख और 14 तारीख का तो कर लिया गया है, 21 और 28 का नहीं किया गया है। तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट या फिर उसमें से जो जितना अभी तक परफॉर्म नहीं किया गया है, इट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रोमिसी। ये बात तो अपन ने यहां भी पढ़ी थी कि सर अब लेट परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करने के लिए मिस्टर एक्स मिस्टर वाई पे दबाव नहीं बना सकते। मिस्टर वाई के ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है कि सर वॉइडेबल हो जाता है, वो चाहे तो लेट परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करें, चाहे तो लेट परफॉर्मेंस रिजेक्ट कर सकते हैं। इफ द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज वाज दैट टाइम शुड बी ऑफ द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये सब कब होगा? जब टाइम इज एसेंशियल टुवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये पढ़ा हुआ है ना अपन ने पहले? यस सर, आगे पढ़ गई। However, where time is not of essence, the contract does not become voidable, but the promisee is entitled to compensation from the promiser for any loss suffered by him due to such failure. However, जहां पर टाइम इज नॉट ऑफ द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, किसकी बात कर रहे हैं? सेक्शन 55 पैरा 2 की। सर टाइम एसेंस नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का, तो फिर सर क्या कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा मिस्टर वाई के ऑप्शन पे यदि टाइमली परफॉर्म नहीं किया गया है? नहीं सर, कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइडेबल नहीं होगा। हाँ, उनको कोई लॉस या डैमेज हुआ है लेट परफॉर्मेंस से, वो जरूर ये वसूल सकते हैं। सो द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम वॉइडेबल, but the promisee is entitled to compensation from the promiser for any loss suffered by him due to such failure। बोलो सर, समझ में आ गया? yes or no? इजी है सर, समझा वही है। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस चल रहा है और उस दौरान एक्चुअल ब्रीच कर दिया, पड़ गई। When during the performance of the contract, one party fails or refuses to perform his obligation under the contract, the aggrieved party has the right to sue him for breach of contract.
सर इधर भी कर सकती है, इधर भी कर सकती है, कोई नई बात नहीं है। एग्रीड पार्टी का पूरा राइट है उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्यू करने का। ये नहीं बोल सकती कि अभी तो कॉन्ट्रैक्ट करना बाकी है। अरे भाई तुमने तोड़ दिया है, परफॉर्म करते करते ब्रीच कर दिया है, तो एग्रीड पार्टी का पूरा पूरा राइट है उसको स्यू करने का। ठीक है, नॉर्मल बातें पहले पढ़ी हुई है अपन ने। लेट्स कम टू द मेन पार्ट नाउ। रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यदि मिस्टर एक्स ने अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, तो मिस्टर वाई के पास में कैसी कैसी रेमेडीज हो सकती हैं? कि सर 5 तरीके की रेमेडीज हो सकती हैं। रिसेशन, वो भी रिसेंड कर देंगे, जा मैं भी नहीं करता, तू पूरा नहीं कर रहा है, मैं भी छोड़ देता हूं, आई एम ऑल्सो रिसेंडिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट, रिसेशन। सूट फॉर डैमेजेस, तूने अपना काम पूरा नहीं किया, ब्रीच कर दिया, ठीक है, उसके कारण मेरे को नुकसान हुआ, तो सर तू मेरे को डैमेजेस पे करेगा। ठीक है, यू विल बी, यू विल हैव टू पे मी द डैमेजेस। डैमेजेस अलग अलग तरीके के पढ़ने हैं अपने को, ऑर्डिनरी डैमेज, स्पेशल डैमेज, ये डैमेज वो डैमेज, 4-5 तरीके के अपने को डैमेजेस पढ़ने रहेंगे। बात समझ गए? ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट, सूट फॉर, ये बाकी के 4 जो हैं वो इनमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अकबर के जमाने की पेंटिंग बेचने की बात यदि कही गई है और अकबर के जमाने की पेंटिंग दी नहीं गई, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया। अरे नॉर्मल दाल, आटे दाल की कॉन्ट्रैक्ट बनाया होता तो वो तो मैं मार्केट में कहीं से भी एज ए सब्स्टिट्यूट खरीद लेता, लेकिन नॉर्मल दाल आटे की बात नहीं है यहाँ पर। यदि वो पेंटिंग मेरे कलेक्शन में नहीं आई तो मुझे इतना ज्यादा नुकसान हो जाएगा, तो मैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराता हूँ। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कराऊंगा, तेरे से परफॉर्म कराऊंगा, इसलिए केस ठोक रहा हूँ तेरे पे। ठीक है, तो सर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बात समझ में आ गई? सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यस सर। तो सर स्पेसिफिकली परफॉर्म कराएंगे, बिकॉज डैमेजेस would not prove to be a remedy for breach of contract। damages से वो फुलफिल नहीं होगी बात है, ठीक है। नेक्स्ट इज सूट फॉर इंजंक्शन। नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंजंक्शन? कैन एनीबडी ऑफ यू टेल मी? इंजंक्शन का मतलब क्या होता है? इंजंक्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इंजंक्शन? चलो मैं बताता हूं तुमको। इंजंक्शन का मतलब होता है टू स्टॉप somebody फ्रॉम डूइंग समथिंग। टू स्टॉप somebody, किसी को रोकने के लिए हम केस डाल रहे हैं, टू स्टॉप somebody फ्रॉम डूइंग समथिंग। ठीक है, इंजंक्शन का केस किस किस मैटर में लगा सकते हैं? उसने हमारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो हम इंजंक्शन का केस ठोकेंगे, टू स्टॉप somebody फ्रॉम डूइंग समथिंग। सर ये समझ में नहीं आया, थोड़ा सा बताइए प्लीज। तो आइए देखिए, करण फारिया ने नीव मुरारका के साथ में एक एग्रीमेंट बनाया था कि करण फारिया अपनी कार नीव मुरारका को 5 लाख रुपए में बेचेगा 31 तारीख को। और नीव मुरारका ने मतलब 31 तारीख को इसको 5 लाख रुपए दे देगा। ठीक है सर, 31 तारीख आई और करण फारिया ने ये कार इसको देने से मना कर दिया, और मार्केट में वैसी दूसरी कार है भी नहीं। तो पहला केस, एक बात ध्यान रखना, इनमें से मल्टीपल रेमेडीज भी अपन एक साथ ऑप्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही इनमें से रेमेडी, किसी ने अपने साथ बनाया हुआ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो ऐसा नहीं है कि एक ही रेमेडी अपन चलाएंगे उसके खिलाफ, मल्टीपल भी चला सकते हैं। वैसी कार मार्केट में दूसरी थी नहीं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट होता तो एक अलग बात थी, पर वैसी कार मार्केट में दूसरी थी नहीं। तो नीव मुरारका ने पहला केस तो जो करण फारिया पे ठोका वो था सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है, यहाँ कोई मैं मार्केट में खुलेआम ऐसी कार मिल ही नहीं रही है तो कहाँ से लाऊंगा, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डाला। दूसरा जो केस नीव मुरारका ने करण फारिया पे लगाया वो था सूट फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन मीन्स टू स्टॉप somebody फ्रॉम डूइंग समथिंग। दक्ष अग्रवाल इधर देख, टू स्टॉप somebody फ्रॉम डूइंग समथिंग।
नी मुरादा ने एक तो केस लगाया कि ये अपना कॉन्ट्रैक्ट में अपना काम पूरा करे और मुझे अपनी कार बेच देवे, और दूसरा केस ठोका सूट फॉर इंजंक्शन की जब तक ये केस चल रहा है, काइंडली स्टॉप हिम फ्रॉम सेलिंग दिस कार, सो दैट यदि मेरे फेवर में डिसीजन आता है तो कार मुझे ही मिले। इस दौरान करण फारिया ने कार यदि थर्ड पर्सन दक्ष अग्रवाल को बेच दी और उन्होंने गुड फेथ में खरीद ली, तो फिर मैं केस जीत भी जाऊंगा तो भी मेरे को कुछ मिलने नहीं वाला है। तो इसलिए इसलिए जरूरी बात क्या है, स्टॉप करण फारिया फ्रॉम एलियनेटिंग दिस कार, और एलियनेटिंग का मतलब from selling this car till the time the case is decided, so that मेरे को केस जीतने के बाद में उस कार को लेने का फायदा मिले। तो एक साथ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी डाल दिया, सूट फॉर इंजंक्शन भी डाल दिया। इंजंक्शन का मतलब समझ में आ गया, टू स्टॉप somebody from doing something, stop Karan Faria to sell this car till the time the case is not resolved by the court। बोलो, समझ में आ गई बात? यस सर। तो सूट फॉर, नहीं सूट नहीं, रिसेशन तूने नहीं किया, मैं भी रिसेंड करता हूं कॉन्ट्रैक्ट को, मैं भी नहीं अपना परफॉर्मेंस दूंगा। नितिन रिवेरियो, सुहान गोयल, क्या हो गया भाई? रिवेरियो साहब, हाँ। वीडियो ऑन क्यों नहीं कर रहे हैं जी? सुहान गोयल साहब, अलग से बोलना पड़ेगा क्या? यस सर, यस सर। हाँ, अलग से बोलना पड़ेगा। हेलो। एक नहीं, दो बार बोल रहा हूँ सर, यस सर, यस सर। अलग से बोलेगा कि बोलना पड़ेगा क्या वीडियो ऑन? करता हुआ सर, जरा नेट स्लो, अभी 2 मिनट में। जल्दी करो, चलो आ जाओ। तो अब सूट फॉर इंजंक्शन भी समझ लिया। नेक्स्ट आता है सूट फॉर क्वांटम मेरिट। मेरिट नहीं है, मेरिट है, क्वांटम मेरिट। मेरिट, क्वांटम में एक वर्ड आ रहा है क्वांटिटी, क्वांटम में एक वर्ड आ रहा है क्वांटिटी, और मेरिट में एक वर्ड आ रहा है मेरिट। ठीक है सर, कॉन्ट्रैक्ट अब ब्रीच तो हो गया, लेकिन मैंने जितना काम किया है उतना पैसा तो मुझे मिलना चाहिए। मैंने जितना काम कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ऑलरेडी कर दिया है उतना पैसा तो मुझे मिलना चाहिए। तो जितनी क्वांटिटी में मेरिट है, जितना मैंने काम किया है, उस हिसाब से मेरे को पैसा जितना काम किया उतना तो दिला दो। दिस इज व्हाट इज सूट फॉर क्वांटम मेरिट। फॉर एग्जाम्पल, नेथन रिवेरियो इज अ स्कॉलर, स्कॉलर स्टूडेंट है यार ये। ठीक है सर, स्कॉलर मतलब समझते हो ना, इसके लिखे हुए आर्टिकल्स और अच्छे अच्छे जर्नल्स में पब्लिश होते हैं। नेथन रिवेरियो ऐसा हो सकता है क्या? अरे सीए की वो आती है, जर्नल आती है, मैगजीन आती है। तुम लोग कोई रीसेंट टॉपिक पकड़ के यदि इंस्टीट्यूट को लिखोगे तो हो सकता है तुम्हारा आर्टिकल भी उस जर्नल में छाप दे, बिकॉज इंस्टीट्यूट चाहता है कि बच्चों में ये सब हैबिट्स डेवलप हो। तो आप सीधा बस ना दे दिया, सोच भी सकता है हाँ सर मैं बंद क्यों नहीं सकता। तो अपन तो ये मान के चलते हैं नेथन रिवेरियो इज अ स्कॉलर स्टूडेंट। तो एक कोई लॉ की मैगजीन है, उसने नेथन रिवेरियो के साथ में, मान लो नेथन रिवेरियो 18 साल का भी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए पूरा 18 साल का भी हो गया, मेजर एजेड पर्सन भी है, साउंड माइंड का भी है ना भाई? साउंड माइंड का भी है, पागलपन के दौरे नहीं पड़ते हैं इसको, और पढ़ते भी हैं तो उस दौरान कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाता है, एंड ही हैज नॉट बीन स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ठीक है, तीनों बातें हैं इसमें, तो सर ये कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। लॉ की मैगजीन ने इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया, हम आपके 8 आर्टिकल्स का हर वीक एक आर्टिकल छापेंगे, आपको हर वीक एक आर्टिकल लॉ के ऊपर किसी भी टॉपिक पे हमको लिख के देना है, और आपको हर आर्टिकल के लिए हम 10,000 रुपए देंगे, यानी कि 8 आर्टिकल्स के लिए 80,000 रुपए देंगे, और आपको हमको टाइम टू टाइम ये सप्लाई करना है। ठीक है साहब, बन गया कॉन्ट्रैक्ट। पहला आर्टिकल लिख के भेजा, मिल गए 10,000, दूसरा आर्टिकल लिख के भेजा, मिल गए 10,000, 20,000 रुपए तक अभी तक इसने कमा लिए। ठीक है, पता पड़ा तीसरा आर्टिकल पब्लिश होने से पहले ही लॉ की मैगजीन ही बंद हो गई। ठीक है, किसी कारणवश वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो सर अब ब्रीच तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट, बाकी के 6 आर्टिकल्स का क्या, 2 ही अभी तक दिए।
तो सर नीतन रिबेरियो ने इन पे क्या केस डाला, सूट फॉर क्वांटम मेरिट। सर मैंने कम से कम 2 आर्टिकल्स लिखे, उसके 20,000 रुपए तो मुझे दिलवा दीजिए, जितना काम मैंने किया है इतना रुपए तो मेरे को दिलवा दीजिए, बाकी का देखते हैं जो भी होगा, कम से कम इतना काम किया है तो वो तो दिलवा दो। 20,000 रुपए, जितनी क्वांटिटी में मेरिट है उतना मेरे को पैसा, जितना मैंने काम किया है उतना पैसा मेरे को दिलवा दीजिए। क्या सूट फॉर क्वांटम मेरिट समझ में आया? सूट फॉर क्वांटम मेरिट, यस सर, इजी है ना भाई, है ना? तो एक बार अपन समझ लेते हैं तो आसान रहता है। अब जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं क्वांटम मेरिट का। सर हमारा सुहान गोयल जो है, ये बड़ा मतलब सीए वीए पास कर गया, अभी के लक्षणों से तो पता नहीं पास कर पाएगा या नहीं, वीडियो ऑन नहीं करता है, पर इसने मेहनत करी और हम एग्जाम्पल मानते हैं कि पास कर गया। कर लेगा सुहान गोयल? प्रॉमिस करता है मेरे को या नहीं करता है, बोल। यस सर। सर आप फंसा रहे हो। अरे मैं क्या फंसा रहा हूँ, मैं तो तेरे लिए अच्छी बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो सुहान गोयल साहब बन गए चार्टर्ड अकाउंटेंट। किसी कंपनी में इनको, सुहान गोयल जी को डायरेक्टर जैसे अपॉइंट करने की बात हुई, ठीक है साहब? अपॉइंट कर दिए गए ये डायरेक्टर जैसे, 4 महीने काम करते हुए हो भी गए डायरेक्टर जैसे, 4 महीने हो भी गए डायरेक्टर जैसे काम करते हुए, सडनली एक वो जिसको कहते हैं ना, एक चीज पॉपअप होती है, पता पड़ा कि कंपनी ने जिस तरीके से इनको डायरेक्टर बनाया वो तरीका ही गलत था। प्रॉपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रेजोल्यूशन ही पास नहीं हुए इनको अपॉइंट करने से पहले, और ऐसे ऐसे 10 बातें हो गई, जिसके कारण ये मान लिया गया दैट ही वॉज अपॉइंटेड रॉन्गली। तो फिर सर इनको हटाया इनकी पोस्ट से, कि सर हमने आपको गलत तरीके से अपॉइंट कर लिया, कुछ खामियां रह गई आपके अपॉइंटमेंट में तो आप हट जाओ। ये हट भी गए, लेकिन सर इन्होंने 4 महीने काम किया तो ये अपनी 4 महीने की सैलरी तो मांग सकते हैं उस कंपनी से। जितना काम किया है उतना तो, जितना उसमें मेरिट है उतना तो मेरे को मिलना चाहिए। यस सर। तो दिस इज व्हाट इज सूट फॉर क्वांटम मेरिट, ये उस कंपनी पे ठोक सकते हैं। अच्छा, क्वांटम मेरिट जो है वो हर सिचुएशन में डिमांड नहीं किया जा सकता, ठीक है? जहां पर आपका काम हमको जबरदस्ती एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप क्वांटम मेरिट नहीं ठोक सकते, ठीक है? ये हम इसकी डिटेल जब क्वांटम मेरिट करेंगे तब देखेंगे। फॉर एग्जांपल, एक कोई बिल्डर था, बिल्डर्स क्या होते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डर्स ने एक ठेकेदार से कॉन्ट्रैक्ट बनाया। ठेकेदार क्या, ठेकेदार होते हैं ना यार, वो जो बिल्डर के बिहाफ पे काम करते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, एक एक माला दो, सही में प्रैक्टिकली ये जाके बनाते हैं। तो सर 5 माले की बिल्डिंग बनाने का बिल्डर ने ठेकेदार के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ठीक है? सर 2 माला अभी तक बनाया और ठेकेदार काम छोड़ के भाग गया कि नहीं भाई मैं तो नहीं करूंगा, और ऐसा होता है तो बड़ी डिफिकल्टी आती है। फिर इस बिल्डर ने किसी और को पकड़ के बाकी के 3 माले बनवाए। अब ये ठेकेदार बोलता है देखो 5 में से 2 तो मैं आपको बना के गया था, यानी कि 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, तो यानी हर माले के लिए 20% का पेमेंट मिलना चाहिए था। तो सर 2 माले का 20% के हिसाब से आप मेरे को 40% पेमेंट कर दो, ठीक है? मैं सूट फॉर क्वांटम मेरिट, मैं क्वांटम मेरिट जितना काम किया उतना आपसे पैसा मांगता हूं। सर यहां पर उस बिल्डर के पास में ऑप्शन नहीं था इनकी परफॉर्मेंस को जबरदस्ती एक्सेप्ट करने का, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है कि अच्छा ठेकेदार तू छोड़ के चला गया तो मैं पहले तेरे ये बने हुए डिमोलिश करता हूं, तोड़ देता हूं, फिर वापस शुरुआत से बनाऊंगा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, फिर वापस इस तरीके से मनाऊंगा, ठीक है? ऐसा कभी नहीं होता है, इसके ऊपर ही इनको जबरदस्ती एक्सेप्ट करके इसकी परफॉर्मेंस और कंटिन्यू करना पड़ता है। तो सर ऐसे केसेस में यू कैनॉट डिमांड क्वांटम मेरिट की जितना काम किया है। हाँ, इनके बीच में ये डिसाइड हुआ था कि हर माले के लिए 20% दूंगा, तो फिर भले ही हो जाता चल इसके लिए और इसके लिए 20%, लेकिन सर इनके तो पूरी बिल्डिंग के लिए 100% अमाउंट डिसाइड हुआ था। तो यहां पर ये 2 माले के बाद में बीच में ब्रीच करके भाग गया, तो सर इसकी परफॉर्मेंस को जबरदस्ती एक्सेप्ट करना पड़ रहा है बिल्डर को, यहां पर क्वांटम मेरिट का रूल नहीं लगेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है? तो ये कुछ निटी ग्रिटीज हम वहां पर पढ़ेंगे क्वांटम मेरिट के दौरान। तो सर सूट फॉर रिसेशन, फॉर डैमेजेस, फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, फॉर इंजंक्शन एंड सूट फॉर क्वांटम मेरिट, बेसिक बेसिक समझ में आ गया। डिटेल्स अभी बहुत सारी है अपने को देखनी बाकी है। बेसिक समझ में आ गया तुम सब लोगों को? महक, आज पूंजी नहीं आई है ना?
उसके एग्जाम चल रहे हैं क्या? नहीं सर, मैं इधर ही हूँ। अच्छा, इधर ही है। कौन नहीं आया फिर? एक तो रोहन नहीं आया और एक यश नहीं आया। यश भैया कहाँ है? एनीबडी अवेयर? एनीबडी अवेयर यश कहाँ पर है? चलिए, तो रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला पढ़ना स्टार्ट करते हैं, रिसेशन। दक्ष अग्रवाल जी पढ़िए रिसेशन। Recession. Recession of contract means cancellation or putting an end to a contract. When promisor makes a breach of contract, aggrieved party promisee may rescind the contract. एग्रीव्ड पार्टी और प्रोमिसी में रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट, वो भी चाहे तो उसको खत्म कर सकती है, चाहे तो में लिखा हुआ है ना, चाहे उसकी इच्छा हो जैसे करे, वो भी चाहे तो रिसेंड कर सकती है। मैं भी अपना कॉन्ट्रैक्ट पे खत्म करता हूँ। एग्जाम्पल पढ़ भाई। Example: A agreed to sell 500 TV sets to B on 1st March and B promised to pay the price on delivery. A does not deliver the sets, B is entitled to rescind the contract. ये भी कहता है मैं भी खत्म करता हूँ, हाँ रिसेंट मेरी तरफ से भी खत्म। बड़ा सिंपल सा है, इसके लिए कोई सूट वूट की जरूरत नहीं है। देखो बाकी सब में अपन ने क्या लिखा है, सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर ये, सूट फॉर वो। इसमें सूट फॉर रिसेशन लिखा है क्या? नहीं। सीधा तुमने नहीं किया, मैं भी रिसेंट करता हूँ। इफेक्ट क्या क्या होंगे इसके पर भाई रिसेशन के? Effects: 1. The aggrieved party is not required to perform his part of obligation. 2nd, party can claim compensation for any loss caused to him. ठीक है सर, एग्रीड पार्टी को अपना पार्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है और वो सामने वाली पार्टी से कंपनसेशन भी क्लेम कर सकती है। परफेक्ट। यस सर, ठीक है सर। मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई को कुछ परफॉर्म करना था, इन्होंने नहीं किया, इन्होंने भी रिसेंड कर दिया, ले भाई काम खत्म। आइए सेकंड अपन करते हैं सूट फॉर डैमेजेस। पढ़ना भाई ये लाइन। Damages are monetary compensation allowed for the loss suffered by aggrieved party due to breach of contract. व्हाट आर डैमेजेस? सर एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना था, वाई ने सॉरी एक्स ने परफॉर्म नहीं किया। एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना था, एक्स ने परफॉर्म नहीं किया, तो सर वाई को इसके कारण कोई लॉस हो गया, इसके ब्रीच के कारण। तो सर टू मेक गुड दिस लॉस, जो भी इसने वाई ने सफर किए ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एक्स, तो सर वो कहलाते हैं डैमेजेस। सर उनका मॉनेटरी कंपनसेशन उन डैमेजेस का विच आर अलाउड फॉर द लॉस सफर्ड बाय एग्रीड पार्टी ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। गॉट द पॉइंट? बोलो यस और नो। ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सो डैमेजेस आर मॉनेटरी कंपनसेशन allowed for the loss suffered by aggrieved party due to breach of contract। ठीक है सर, तो ये होता है। नेक्स्ट, अब सर डैमेजेस अलग अलग तरीके के होते हैं। कौन कौन से तरीके के होते हैं सर? सबसे पहला होता है ऑर्डिनरी डैमेज, दूसरा होता है स्पेशल डैमेज, तीसरा होता है एग्जेम्पलरी या फिर प्यूनिटिव या फिर विंडिक्टिव डैमेज, चौथा होता है नॉमिनल डैमेज, नाम मात्र का डैमेज, नाम का डैमेज, पांचवा होता है लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी। ये पांच तरीके से अपने को पांच अलग अलग टाइप्स के डैमेजेस पढ़ने रहेंगे। पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूँ होते क्या है ऑर्डिनरी डैमेज, स्पेशल डैमेज, एग्जेम्पलरी या प्यूनिटिव या विंडिक्टिव डैमेज, नॉमिनल डैमेज और लिक्विडेटेड डैमेजेस। आइए करना स्टार्ट करते हैं ऑर्डिनरी डैमेज और स्पेशल डैमेज। सबसे पहले ये देखो, ऑर्डिनरी डैमेज का एग्जाम्पल, सर एक्स ने वाई को बोला कि मैं आपको 55 किलो दाल एट द रेट रुपीज, या चलो 60 किलो दाल एट द रेट रुपीज 100 पर केजी के हिसाब से 30 तारीख को सप्लाई कर दूंगा। 30 तारीख को इसने सप्लाई नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो वाई ने वही चीज मार्केट से, वाई ने वही चीज मार्केट से 110 रुपए प्रति किलो पे खरीद ली। सर डैमेज कितना हो गया ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय मिस्टर एक्स? कि सर 60 किलो थे, हर एक पे 10 रुपए एक्स्ट्रा भरे, तो सर ये 600 रुपए जो है ये इसको डैमेज हो गया। तो सर इस 600 रुपए को अपन क्या बोलेंगे सर? ऑर्डिनरी डैमेजेस बोलेंगे।
तो ऑर्डिनरी डैमेजेस का क्या मतलब हो गया सर? विच डायरेक्टली रिजल्ट्स, विच आर द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय वन ऑफ द पार्टीज। मतलब वो एंटिसिपेट किया जा सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, तो सर ये उसका डायरेक्ट रिजल्ट है कि मेरे को तेरे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के कारण इतना लॉस हुआ। तो उस डायरेक्ट रिजल्ट को क्या बोलते हैं अपन? ऑर्डिनरी डैमेज, जो कि बहुत नॉर्मल बात है। हाँ ये डैमेज हुआ, इतना तेरे को, तूने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया तो इतना महंगा खरीदना पड़ा, तो इतना ज्यादा पे करना पड़ा, वो मेरा लॉस हुआ। तो सर ये होता है ऑर्डिनरी डैमेज। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल है ना? हाँ सर। अब आते हैं अपन सेकेंड पार्ट की तरफ, जिसका मतलब, जिसका नाम है स्पेशल डैमेज। स्पेशल डैमेज सर जो डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है, जो डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने के, इनडायरेक्ट रिजल्ट है, इनडायरेक्टली लॉस हो रहा है आपको, उनको हम क्या बोलते हैं? स्पेशल डैमेजेस। फॉर एग्जाम्पल देखो, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के साथ में एग्रीमेंट बनाया कि मैं आपको 1000 शर्ट्स बना के दूंगा। कब तक? कि सर आपको 31 जनवरी 2025 तक मैं 1000 शर्ट्स बना के दे दूंगा। बात समझ में आ गई? यस सर। सर टाइम लिया पूरे 1.5 महीने का उसने। अब ये तो हो गया पहला सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को बोला, यदि तूने टाइमली 31 जनवरी तक मुझे 1500 शर्ट्स बना के नहीं दिए तो मैं तेरे से 20,000 रुपए डैमेजेस लूंगा। ठीक है सर, 20,000 रुपए का डैमेज लूंगा मैं तेरे से, मेरे को उतना नुकसान हो जाएगा। ठीक है सर। अब शर्ट बनाने के लिए कपड़े की जरूरत होती है या नहीं होती? अलग अलग सामान की जरूरत होती है। तो मिस्टर एक्स ने मिस्टर जेड से ये कपड़ा बनाने के, ये शर्ट्स बनाने के लिए कपड़ा क्लॉथ खरीदने का एग्रीमेंट बनाया। मिस्टर एक्स ने मिस्टर जेड को के साथ में 1000 शर्ट्स का कपड़ा परचेज किया, क्लॉथ परचेज किया, और इनको जो भी पेमेंट था वो करने का वादा किया। ठीक है सर। इनके बीच में डिसाइड हुआ कि आप मेरे को बाय 1 जनवरी 2025 ये कपड़ा देंगे। ठीक है सर। अब क्या हुआ भैया, इसने 1 जनवरी की बजाय 15 जनवरी को ये कपड़ा दिया। 15 जनवरी को ये कपड़ा दिया सर। तो ये इधर मिस्टर एक्स इधर शर्ट बना के देने में लेट हो गए और लग गए इन पे 20,000 रुपए की डैमेजेस। ठीक है। तो मिस्टर एक्स ने मिस्टर जेड को बोला, ये 20,000 रुपए की देरी तेरे कारण हुई, उसके कारण जो डैमेजेस मेरे को इस फर्स्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट में हो गया, तो ये भी तू पे करेगा। सर ये सेकंड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या ये डायरेक्ट रिजल्ट था? मिस्टर जेड ने कपड़ा लेट दिया, क्या ये उसका डायरेक्ट रिजल्ट था क्या 20,000 रुपए का नुकसान मिस्टर एक्स को होने का? नहीं सर, ये इनडायरेक्ट रिजल्ट था। तो इस 20,000 रुपए को हम इस सेकेंड सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या बोलेंगे? स्पेशल डैमेज बोलेंगे। जो डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है, इस सेकेंड सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का नहीं है, ये किसी और सिचुएशन के कारण हो रहा है। ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? फॉर सेकेंड सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये जो पहले में 20,000 रुपए का आ रहा है, हम इसको स्पेशल डैमेज बोलेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई दक्ष अग्रवाल? दक्ष अग्रवाल नींद तो नहीं लेनी है ना, या नींद लेनी है? थके हुए हो? नहीं सर। नहीं सर, तो आंखें बंद करके, बड़ी, या तो तू बहुत बड़ा संत आदमी है, आंखें बंद करके सब कुछ समझ लेता है, ठीक है, और या फिर नींद आ रही होती है, क्या मानूं अब मैं? चलो आ जाओ। तो सर सेकेंड सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्टली एज अ रिजल्ट ये नहीं आया, ये डैमेज इनडायरेक्टली आया, जो कि नॉर्मली फोर्स ही नहीं किया जा सकता जेड के द्वारा। तो सर ये स्पेशल डैमेज। अब सर स्पेशल डैमेज मिस्टर एक्स के द्वारा वसूला जा सकता है या नहीं जा सकता है? इसके लिए रूल है। क्या रूल है? कि सर ऑर्डिनरी डैमेज तो मिस्टर एक्स वसूल सकते हैं मिस्टर जेड से, इनको कपड़ा लेट मिला, जो भी नुकसान हुआ, ज्यादा पेमेंट देके लोगों से शर्टें स्टिच करानी पड़ी क्योंकि दिन कम थे, ठीक है, ये तो सब वसूल सकते हैं क्योंकि ये ऑर्डिनरी डैमेज है। सर ऑर्डिनरी डैमेज वसूला जा सकता है क्या? हाँ, आंसर है हाँ, क्योंकि वो डायरेक्ट रिजल्ट है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच का।
सर स्पेशल डैमेज वसूला जा सकता है क्या, कि जो कि मेरे ब्रीच का डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है, क्या वो वसूला जा सकता है? उसके लिए रूल ये है कि सर बाय डिफॉल्ट तो स्पेशल डैमेजेस नहीं वसूले जा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तो स्पेशल डैमेजेस नहीं वसूले जा सकते हैं। मिस्टर एक्स मिस्टर जेड से ये 20,000 रुपए का डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। इस वाले कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने का रिजल्ट नहीं है, ये दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के अंडर हो रहा है, तो फोर्सिएबल नहीं था मिस्टर जेड के द्वारा। तो सर डायरेक्ट रिजल्ट नहीं, तो स्पेशल डैमेजेस बाय डिफॉल्ट नहीं वसूले जा सकते। ये तो हो गया थंब रूल। लेकिन सर स्पेशल डैमेज एक सिचुएशन में वसूले जा सकते हैं। कौन सी सिचुएशन में? यदि मिस्टर एक्स ने मिस्टर जेड को इस फर्स्ट सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ये कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय अवेयर करा दिया था कि तूने यदि अपना काम पूरा नहीं किया तो मुझे यहां पर ये एक्स्ट्रा डैमेज पे करने पड़ जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय अवेयर कर दिया था इस सिचुएशन के बारे में, तो फिर अब एक्स जेड से स्पेशल डैमेजेस वसूल सकता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, रिज्वाइन करो सेम लिंक पे, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं।